हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th का हमारे पास 10th चैप्टर है। यह प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मीन्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये अपना इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। क्या है जो वस्तुओं को दृश्य में बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परिवर्तित यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें पार यानी ट्रांसमिट हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे कि ये दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। प्रकाश के गुण का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेंगे। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशित परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्राय प्रकाश किरण कहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि हम अपने आसपास की चीज़ों को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश हो। अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो हमें कोई चीज़ दिखाई कैसे पड़ती है, जैसे हमें ये दिख रहा है तो फिर यहाँ पे कोई प्रकाश का स्रोत है और यहाँ पे हम है, तो फिर किसी प्रकार के स्रोत से इसके ऊपर लाइट पड़ी, इसने रिफ्लेक्ट कर दी, परावर्तित करती, वो हमारी आँखों में गई, इसलिए हमें ये चीज़ दिखाई दी। ठीक है। तो और अगर हमारे पास कोई पारदर्शी चीज़ है, पारदर्शी चीज़ के हम आसपास इसलिए देख पाते हैं क्योंकि देखिए इसके पार ये हमारे पास लिफाफा है कोई, ठीक है, और इसके हम आर पार तभी देख पा रहे हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से आर पार होके हमारी आंखों में आ रहा है, या कहीं से टकरा के ये हमारी आंखों में आ रहा है, इसलिए हम इसके आर पार देख पा रहे हैं कि प्रकाश इसमें से ट्रांसमिट हो रहा है। तो जो से ये प्रकाश है, प्रकाश के संबंध में बहुत सारी अद्भुत परिघटनाएं हम देखते हैं, जैसे कि हम अपने शीशे में अपना प्रतिबिंब उनको देखते हैं, और तारों का टिमटिमाना देखते हैं, इंद्रधनुष के सुंदर रंगों को देखते हैं। इसके तो फिर जो से ये हैं, इसमें किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि, ये सभी प्रकाश के गुण हैं। उनके बारे में हम ये प्रकाश के गुणों के बारे में अगर हमें पता चल गया तो हम इन फिनोमिना को इजीली बता सकते हैं। अपने चारों ओर जो सी हम परिघटनाएं देखते हैं, तो ये परिघटनाएं देख के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सा अपना प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। और जो सा एक छोटा सा अगर हमारे पास कोई प्रकाश स्रोत है, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है और हमने यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत रख दिया, मतलब कि कोई चीज़ रख दी, तो प्रकाश इससे टकराएगा, टकराने के बाद इसकी छाया यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है। जो सब प्रकाश है वो सरल रेखा में चलता है। जो से प्रकाश चल रहा है वो प्रकाश एक नहीं है, वो प्रकाश कई सारे प्रकाश की किरणें हैं, मतलब हम इसे प्रकाश किरण कहते हैं, मतलब ये प्रकाश किरण पुंज है। ठीक है। देखिए जब प्रकाश अगर सीधी रेखा में चल रहा है अभी तो, लेकिन जब ये जो सी ये वस्तु है अगर ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये हमने ब्लेड मान लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 ब्लेड मान लिए, तो जो से ब्लेड के कॉर्नर है वो बहुत ज़्यादा पतले है और इनके बीच की जगह हम बहुत ज़्यादा कम कर दें। जो से प्रकाश आ रहा था अभी तो ये सीधी रेखा में जा रहा था, है ना। तो जब ये हमने वस्तु है, ये अपारदर्शी वस्तु की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यदि जो सी ये प्रकाश के पथ में हमने जो सी अपारदर्शी वस्तु रख दी है वो बहुत ज़्यादा छोटी है,
तो फिर जो सा प्रकाश है वो सरल रेखा में चलने की जगह अपने पथ पे मुड़ जाएगा। किनारों पे उसमें मुड़ने की प्रवृत्ति को वो दर्शाता है। जब ये किनारों पे ये मुड़ रहा है तो इसे हम कह देते हैं कि फिर ये डिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि विवर्तन, इसके अंदर ये विवर्तन हो रहा है। विवर्तन क्या होता है, जो सा प्रकाश है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन या फिर हम इसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। तब वह जौन से तब वह प्रकाश की जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। तो अभी जौन सी हम अपनी ऑप्टिक्स वगैरह ये कर रहे हैं, इसमें हम अभी लाइट को स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं, मतलब कि सीधी मान रहे हैं कि सीधी चलती है ये। तो फिर ये वाली किरणें फेल हो जाती हैं अगर हम छोटे कॉर्नर पे ये मुड़ने लग जाती है। तो फिर इस परिघटना में इसे दर्शाने के लिए तो हम मानते हैं कि किरण है, जैसे ये प्रकाश है, वो एक तरंग की भांति करती है। तरंग क्या होती है? तरंग एक प्रकार की डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तरंग क्या होती है? तरंग एक प्रकार की डिस्टरबेंस होती है। तो ये एक तरंग के रूप में, प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि जिनसी द्रव्य के साथ अनोन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है। लेकिन जब हम दोबारा 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में यह जाना गया कि जिनसी वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी भी कभी कभी इनएडिक्वेट होती है। जब हम इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर की बात करते हैं कि फिर लाइट मैटर के साथ इंटरेक्शन कर रही है, तो फिर तो उन्हें कई जगह पे जो सी हमारी वेव थ्योरी है ये भी फेल हो जाती है। तो जैसे प्रकाश प्राय कण के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। तो जौन से वहाँ पे जब हम कहें कि जैसे ये लाइट इंटरेक्शन विद मैटर, तो उस टाइम पे ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो सा अपना प्रकाश है, प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा उलझन है। कुछ वर्षों तक तो ये चलती रहेगी, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें यह पाया गया कि प्रकाश न तो तरंग है और न ही कण है। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंध गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। तो जौन से अभी ये बात चल रही थी, स्टार्टिंग में हम पार्टिकल मान रहे थे, प्रकाश को फिर हम तरंग मानने लग गए। फिर उसके बाद कई जगह वेव थ्योरी हमारी फेल हो गई थी, फिर हम पार्टिकल मानने लगे। तो मतलब ये उलझन चलती रही कि फिर प्रकाश है क्या, तरंग है या फिर कोई पार्टिकल है, कण है। तो ये कब सामने आया, हमें कब पता चला? जब हमने आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आए जब हमारे सामने, उसने इससे दूर किया। उसने बताया कि जो से प्रकाश है ना तो तरंग है और ना ही ये कण है। मतलब कि जो से इसके ये हैं गुणधर्म है, इन दोनों के बीच के हैं। मतलब कि इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। सामंजस्य मतलब कि जैसे ये and this confusion about the true nature of light continue with some years till a modern quantum theory of light emerged, with which light is neither a wave nor a particle. The new theory reconcile the particle property of light with wave nature. तो इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके
अध्ययन करेंगे। तो जो उनसे हम जो प्रकाश है, प्रकाश के परावर्तन के बारे, रिफ्लेक्शन के बारे में और लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मानेंगे कि जो सा प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। जैसे ये मूल धारणाएं हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो प्रकृति में जो सी परिघटनाएं होती हैं तो उनके बारे में हम बता सकते हैं इनकी मदद से। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, इस अध्याय में हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का हम प्रयास करेंगे इसमें। अब प्रकाश का परावर्तन मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, मतलब हाईली पॉलिश्ड सरफेस, जैसे कि मिरर हो गया, ठीक है, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में पहले ही परिचित हैं। आइए इन नियमों को स्मरण करें। आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब कि इन नियमों को इंग्लिश में ही बता देता हूँ मैं आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो अपना पहला है। दूसरा है द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। ये बीच वाला दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतित किरण, और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी के सभी एक ही तरंग में होते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा होता है, और प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए देखें। एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसके वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। एक बड़ी चमकदार चम्मच लेनी है आपको, तो इसके वक्र पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न करना है। क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? यह छोटा है या बड़ा? चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए, प्रतिबिंब को देखते रहिए। यह कैसा प्रतीत होता है? चम्मच को उल्टा लीजिए, पलटिए, दूसरे पृष्ठ से क्रियाकलाप को दोहराइए। अब प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। देखिए, जब चम्मच हमारा ये सीधा है, चम्मच सीधा है ना, और ये यहाँ पे हमने कोई चीज़ रख दी है, तो हम देख रहे हैं जब चम्मच के पास जो सी ये बिंब है, यानी ये वस्तु बहुत ज़्यादा पास है, तो हमें चीज़ें बड़ी दिखाई दे रही हैं और सीधी दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे थोड़ा दूर करते हैं, थोड़ा दूर करने पे जो सी इसकी इमेज प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, और जैसे ही हम इसे पलट देते हैं, जैसे उल्टा चम्मच कर लेते हैं,
उल्टा देखेंगे तो हमें अपना प्रतिबिंब सीधा नज़र आएगा। जैसे हम दूर बढ़ाते जाएंगे तो उल्टा नज़र आ रहा है, उल्टे के साथ साथ उसका साइज बड़ा नजर वो छोटा नज़र आता है हमें, ठीक है, जब हम उल्टा देखते हैं। चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जाता है। यानी कि जो सा आप देख रहे हैं, ये कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून could be considered as curved mirror। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का रूप गोलीय दर्पण है। यानी कि मोस्ट कॉमनली यूज टिपिकल टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ एक पृष्ठीय यानी पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो यानी कि सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ये डेफिनेशन याद रखना कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह अवतल दर्पण कहलाता है और इंग्लिश में इसे हम ये कनकेव मिरर कह देते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उसे उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे कि ये है अपना, अगर यहाँ हम पॉलिश कर दें तो परावर्तक पृष्ठ ये अंदर वाला हो गया, ये तो हो गया अपना कनकेव, ठीक है। ऐसे अगर ये है, इसे हमने बाहर की अंदर की ओर ये पॉलिश कर दिया और बाहर वाला ये परावर्तक पृष्ठ है तो इसे हम उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 10.1 में किया गया है। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पण का पृष्ठभाग छायांकित है। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठभाग छायांकित है। आप समझ सकते हैं 10 पॉइंट, ये देखिए जौन सा ये वाला आप देख रहे हैं ये अवतल है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का कौन सा, ये है परावर्तक पृष्ठ, और जो से ये छायांकित है ये वाला देख रहे हैं आप, ये पॉलिश किया हुआ है। ऐसे ही जो सा ये है ये अपना आप उत्तल दर्पण देख पा रहे हैं, ठीक है। जौन सा ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पे ये इन्होंने मिस्टेक कर दिया है कि जौन सा ये वाला पृष्ठ है ये यहाँ पे डार्क आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये अंदर की तरफ पॉलिश की हुई है, ठीक है। तो जौन सा ये वाला है ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ यानी कि ये उत्तल दर्पण है। गोलीय दर्पणों का आरेखीय निरूपण छायांकित भाग परावर्तक नहीं है, यानी कि ये परावर्तक नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा तथा बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। गोलीय दर्पणों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्द तथा पद टर्मों को जानें तथा उनका अर्थ समझें। ये शब्द गोलीय दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः उपयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ
के केंद्र में ए केंद्र को दर्पण का ध्रुव कह देते हैं। तो जैसे कि अगर हम ये है हमारा दर्पण है, अगर हम इसे पूरा गोला बना दें तो जो सा इसका ये केंद्र होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव, यानी कि जो सा ये है हमारे पास, ये अपना मिरर है, इस मिरर का जो सा ये वाला केंद्र है, ये इसे हम ध्रुव कह रहे हैं, यानी कि पोल कह देते हैं, ठीक है। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, तो फिर ये दर्पण के इस पे पृष्ठ पर स्थित है। ध्रुव को प्राय पी अक्षर से निरूपित किया जाता है। जो सा ध्रुव है यानी कि पोल है, इसे हम पी से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जौन सी इस गोले, अगर इसे हम पूरा बना दें तो जौन सा इस गोले का जौन सा ये केंद्र होगा, ठीक है, जो इस केंद्र को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से, कैपिटल लेटर सी से डोनेट करेंगे, ये वक्र का केंद्र कहलाता है, कैपिटल लेटर सी से। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, लेकिन पोल है अपना, ध्रुव है, वो दर्पण का भाग है। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है तथा अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के केस में जो सा अपना वक्रता केंद्र है वो दर्पण के सामने होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन जो सा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के केस में ये परावर्तक पृष्ठ ये है, तो परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे हम गोला बना दें इसका, यहाँ पे होगा। तो तथापि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। यह तथ्य आप चित्र 10.2 ए और 10.2 बी में नोट कर सकते हैं। जैसे कि 10. ये है 10.2 ए, जैसे कि ये अपना अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने ये अपना, अगर हम गोला बनाइए, गोला बनाने पे ये आ जाएगा, ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्र का केंद्र। ऐसे ही उत्तल दर्पण के केस में वक्र का केंद्र ये है, इसे कैपिटल लेटर सी से डोनेट किया हुआ है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिससे गोले का भाग है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि अपना जो सा ये परावर्तक पृष्ठ है, तो जो सा ये इस गोले का भाग है, तो यहाँ से लेके जो सी इसकी इस गोले की त्रिज्या, तो इस गोले की त्रिज्या को हम कहेंगे ये वक्रता त्रिज्या है, और इसे हम कैपिटल लेटर आर से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए जो सी पी और सी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ऐसी लाइन जोन सी हम कह रहे हैं, ऐसी लाइन जो कि अपने पोल से और अपने वक्रता त्रिज्या इन दोनों से गुजर के जा रही है, ये सीधी लाइन, इस लाइन को हम क्या देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है।
जो से ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना दर्पण है, ये अपना पोल है। तो इस पे परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल कह सकते हो आप, ये अपना पोल के ऊपर नॉर्मल है यानी कि अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्दों को एक क्रियाकलाप से समझें। चेतावनी 10.2। चेतावनी क्या है? सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश को सीधा मत देखिए, इससे आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। यह आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। एक अवतल दर्पण को अपने हाथों में पकड़िए तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। आपको क्या करना है? एक अवतल दर्पण लेना है। ये ले लिया आपने एक अवतल दर्पण, ठीक है। तो जो सा इसका परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पे हमने सूर्य ले लिया, इसे सूर्य की ओर कर दिया हमने। अब दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज की शीट पर डालिए। जो हमें दर्पण द्वारा जो परावर्तित प्रकाश है, यहाँ पे हमने कागज की शीट ले ली, ठीक है। तो जो से दर्पण द्वारा ये सूरज से रोशनी है, इससे टकराने के बाद यहाँ आते, तो जो सी ये परावर्तित प्रकाश है, इसे हमने कागज की शीट पर डाल दिया है। अब कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे करना है हमें। ये जब तक करना है तब तक कि हमें कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकता हुआ तीक्ष्ण बिंदु नहीं मिल जाए, ठीक है। अब जब ये हमें यहाँ पे जो बिंदु मिल जाता है, तो कागज को कुछ मिनटों के लिए इस स्थिति में पकड़े रखना है हमें। तो जब आप ऐसा देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर्वप्रथम कागज सुलगना आरंभ करता है, धुआं उठने लगता है, अतः यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है? सूर्य से आने वाले प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। तो जो सा ये आप तीक्ष्ण बिंदु देखते हैं, ये तीक्ष्ण बिंदु क्या है? ये फोकस है अपना अवतल लेंस का। अब सूर्य के प्रकाश के संकेंद्र में उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। तो जो सी हीट प्रोड्यूस ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट, ये इग्नाइट द पेपर। जो सुलगने को हम इंग्लिश में कहते हैं इग्नाइट, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करना, मतलब इग्नाइट करना। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान है। तो दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो सा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मिरर गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यहाँ फोकस से लेके जो से पोल तक की दूरी है, उसे हम फोकल लेंथ कह देते हैं, और जो सा ये बिंदु है, तीक्ष्ण बिंदु बनता है, उसे हम फोकस कह देते हैं। आइए इस परसेप्शन को एक किरण आरेख से समझने का प्रयत्न करें। 10.2 ए को ध्यान पूर्वक देखिए।
अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। जैसे अवतल दर्पण है, इस पे कुछ किरणें आपतित हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं। जो उनसे परावर्तक पृष्ठ किरणों के प्रेक्षण की गई है। तो आपको क्या करना है, जो सी परावर्तित किरण हैं, परावर्तित किरणों को देखना है कैसे जा रही हैं। वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही ये परिच्छेदित हैं। ये सभी के सभी जो सी रेखाएं हैं, ये एक बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं। ये एक बिंदु पे मिलती हैं। जो सा ये बिंदु है जिस पे ये मिल रही है, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या देते हैं। तो जो सी ये मिल रही है, इसे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर कह देते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर इस जनसा। इसी प्रकार 10.2 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें हमने उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती हैं। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जिनसे ये इसमें आप देख रहे हैं, जिनसे ये परावर्तित किरणें हैं। परावर्तित किरणें ये मुख्य अक्ष बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जिनसे यही है, ये बिंदु उत्तल दर्पण का इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस बिंदु को हम कह देंगे कि मुख्य, ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस हो गया ये अपने कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स मिरर का। मुख्य फोकस को अक्ष F द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि जो सा अपना स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के पोल को तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहलाती है। इसे हम स्मॉल अक्षर S से निरूपित करते हैं। तो जो सा फोकस पॉइंट होगा उसे कैपिटल लेटर F से डिनोट करना है, और फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की जो सी ये दूरी है उसे फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल F से डोनेट करना है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ का एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। यह गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय होता है। इस पृष्ठ का एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास या फिर दर्पण का द्वारांक यानी कि अपर्चर कहलाता है। जैसे कि आप 10.2 में दूरी mn द्वारक को निरूपित करती है। जैसे कि m से लेके n, इसे हम अपर्चर कह देते हैं। अपर्चर ऑफ द मिरर। जो से ये है the reflecting surface of the spherical mirror y is y and large spherical. The surface then has a circular outline. The diameter of reflecting surface of spherical mirror is called its aperture. In figure 10.2, the distance mn represent the aperture. तो जो सा ये डिस्टेंस यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये वाली दूरी, इसे हम क्या देते हैं कि ये अपर्चर है। आपने विवेचन
अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से छोटा होगा। जौन सा अभी हम बात कर रहे हैं, we shall consider in our discussion only such spherical mirror whose aperture is smaller than its radius of curvature। जौन सा ये है, अभी हम सिर्फ उनकी ही बात करेंगे। जौन सा ये है अपना अपर्चर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से ये छोटा हो, ठीक है, इसकी दूरी अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटी हो। हम इसे उसी के बारे में बात करेंगे। हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है। क्या गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी के बीच कोई संबंध है? छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगना होती है। हम इस संबंध में r = ट्वाइस ऑफ f द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु होता है। There is a relationship between radius of curvature and focal of length of the spherical mirror. For spherical mirror of small aperture, the radius of curvature is found to be equal to the twice of focal length. We put this r is equal to twice of f. This implies that principal focus of the spherical mirror is the midway between the pole and center of curvature। देखिए, जो अभी हम सेंटर ये अपने स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, इन स्फेरिकल मिरर में हम पहली बात तो ये ले रहे हैं कि जो सा ये इसका अपर्चर है, यानी जो सा इसका द्वारांक है, द्वारांक ये वक्रता त्रिज्या से ये छोटा है, ठीक है, द्वारांक यानी कि अपर्चर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा है। तो इसमें क्या होगा कि जोन सा ये है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की जो सी दूरी है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का है जो सा। और जो सी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो सी ये है जहाँ पे हमें तीक्ष्ण बिंदु मिल रहा था वो हमारा फोकस, फोकल पॉइंट। तो इनके बीच में एक रिलेशन है कि जो सा ये फोकल लेंथ होती है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो हम कह सकते हैं जो सा आर है वो फोकल लेंथ से दुगना होता है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्राकृतिक स्थिति, अपेक्षाकृत साइज के बारे में भी जानते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? ये प्रतिबिंब वास्तविक हैं अथवा आभासी हैं? क्या वे आवर्धित मतलब मैग्नीफाई हैं, छोटे हैं या समान साइज के हैं? हम क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करेंगे। 10.3 आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि पहले ही सीख चुके हैं। क्रियाकलाप 10.2 में आपने देखा कि आपको कागज पर मिला प्रकाश का तीक्ष्ण चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत छोटा है, वास्तविक तथा उल्टा है। दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी माप कर अपने अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात की थी। दर्पण से इस
दर्पण से इस ये प्रतिबिंब की दूरी मापकर आपने अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात की थी। एक अवतल दर्पण लीजिए। अगर वर्णित अगर वर्णित विधि से इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी का मान नोट कीजिए। आप किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज की शीट पर प्राप्त करके फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक अवतल दर्पण ले लेना है। अवतल दर्पण से ऊपर वर्णित विधि की सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात करने की कोशिश करनी है। फोकस दूरी का मान नोट कर लेना है आपको। आप किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज की शीट पर प्राप्त करके फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मेज पर चौक से एक लाइन लगाइए। मेज पर चौक से एक लाइन लगाइए। अवतल दर्पण एक स्टैंड पर रखिए। स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार रखिए कि ये दर्पण का ध्रुव इस लाइन पर स्थित हो। चौक से पहले लाइन के समांतर और इसके आगे दो लाइनें इस प्रकार खींचिए कि इन्हें दो उत्तरोत्तर लाइन के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर हो। अब चौक से पहली आपको क्या करना है, मेज पर चौक से एक लाइन लगानी है। अवतल दर्पण को एक स्टैंड पे रख देना है। स्टैंड को लाइन से इस प्रकार रखिए कि दर्पण का जो ध्रुव है इस लाइन पर स्थित हो जाए। चौक से पहली लाइन के समांतर और इसके आगे दो लाइन इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं दो उत्तरोत्तर लाइन के बीच दूरी दर्पण के फोकस दूरी के बराबर हो जाए। चौक से पहली दूरी के समांतर तथा इसके आगे दो लाइनें इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं दो उत्तरोत्तर लाइन के बीच की दूरी दर्पण के फोकस की दूरी के बराबर हो जाए। ये लाइनें अब PFC से स्थितियों के तदनुरूपी होगी। याद रखिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल S, ध्रुव कैपिटल B और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होते हैं। एक चमकीला बिंब जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती C से बहुत दूर इस स्थिति पर रखिए। एक कागज का पर्दा रखिए। इसको दर्पण के सामने आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक आपको इस पर मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण तथा चमकीला बिंब प्राप्त न हो जाए। आपको क्या करना है, एक चमकीला बिंब जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती C से दूर किसी स्थिति पर रखिए। एक कागज का पर्दा रखिए तथा इसको दर्पण के सामने आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक आपको मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण और चमकीला बिंदु प्राप्त न हो जाए। बिंब को ध्यान पूर्वक देखिए। इसकी प्रकृति, स्थिति और बिंब के साइज का प्रेक्षण अपने आपेक्षण साइज नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप को मोमबत्ती की निम्न स्थितियों के लिए दोहराइए। C से थोड़ी दूर C पर F तथा C के बीच, F पर तथा P पर, P और F के बीच। इनमें से एक स्थिति
में आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था में बिंब की स्थिति को अभिनिर्धारित कीजिए, तब इसके आभासी प्रतिबिंब को सीधे दर्पण में देखिए। अपने प्रशिक्षण को नोट कीजिए और श्रेणीबद्ध कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को की प्राकृतिक स्थिति और साइज पी, एफ और सी के सापेक्ष बिंब की स्थिति पर निर्धारित है। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक है। बिंब की कुछ दूरी स्थितियों के लिए यह आभासी है। बिंब की स्थिति के अनुसार ही प्रतिबिंब आवर्धित छोटा साइज का होता है। इन प्रशिक्षणों का संक्षिप्त विचार आपके निर्देशन के लिए सारणी 10.1 में दिया गया है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब बिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, बिंब का साइज अत्यंत छोटा बिंदु साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। सी पर एफ तथा सी के बीच में अपना प्रतिबिंब छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। सी से परे, अब सी पर है तो सी पर ही प्रतिबिंब यानी कि समान साइज, वास्तविक और उल्टा। सी और एफ के बीच में सी से परे अपना प्रतिबिंब की स्थिति, ये वर्धित यानी कि विवर्धित यानी कि बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। एफ पर अनंत पर हमें प्रतिबिंब मिलेगा, अत्यधिक विवर्धित, वास्तविक और उल्टा मिलेगा। और पी और एफ के बीच दर्पण के पीछे मिलेंगे हमें ये प्रतिबिंब विवर्धित यानी बड़ा मिलेगा, आभासी और सीधा मिलेगा। चलो इस वीडियो में इतना ही लगते हैं, आगे